आज हम सबको आपको सुनने का मौका मिलेगा और देश भर से जुड़े जो हमारे शोधार्थी हैं, अध्येता हैं, यहाँ उपस्थित जो हमारे इतिहासकार हैं, सबको आपको सुनने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से हम सब आपसे लाभान्वित होंगे। आपका विषय है द इन्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अक्टूबर 1947 एंड द पीपल रिस्पॉन्स। नमस्कार। माननीय प्रोफेसर अरविंद पी जमखेदकर जी, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, डॉक्टर बाल मुकुंद जी, स्टेज पर उपस्थित मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर रत्नम, ICHR काउंसिल के अनेक सदस्य, सभी ICHR के स्टाफ, ये बहुत एक शुभ अवसर है और मैं अपनी दिल से ICHR के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर पर कुछ दो बातें आपसे मैं शेयर करूँ। मूल रूप से इंग्लिश में ये लेक्चर है जो आपको सर्कुलेट हो चुका है, पर मैं उस लेक्चर के जिस्ट को कोशिश करूँगा कि हिंदी में आपको एक सरल साधारण भाषा से एक मेथोडिकल ढंग से आपको समझाऊँगा कि ये समस्या मैंने क्यों चुनी इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के लिए। इस लेक्चर के दो मेन रूप हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कि ये नैरेटिव कैसे बिगड़ा और इस नैरेटिव को सुधारने के लिए कितना प्रयास हुआ। आखिरी प्रयास जैसे आपने देखा आर्टिकल 370 की रिमूवल, तो ये मैं लिंक करूंगा 47 के बाद। मूल रूप से सबसे पहले आपको ये जानना है कि हिस्टोरिकल नैरेटिव क्या होता है। जब हम कहते हैं फॉल्स नैरेटिव, गलत कहानी, एक इतिहासकार के लिए 10 सामने सोर्सेज हैं। उन सोर्सेज में से हम एक सोर्स को उठा लें और उस पर अपनी सारी कहानी को जड़ दें और 9 सोर्सेज को या तो भूल जाएं या उनको कंसील कर दें या उनको झाड़ू मारकर कहीं कोने में छिपा दें। ये तो है, ये तो हमारा ये हो गया। तो ये फॉल्स नैरेटिव है। फॉल्स नैरेटिव का दुर्भाग्य से कश्मीर से बहुत गहरा नाता हो गया है। मैं इन्वेजन पर आने से पूर्व और वहाँ के सामान्य कश्मीरी क्या चाहता था 47-48 में, उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा कि फॉल्स नैरेटिव की मूल जड़ क्या है। फॉल्स नैरेटिव का सबसे पहला कदम, फॉल्स नैरेटिव की ये हम इतिहासकार जो हैं बहुत चतुर और बहुत चालाक होते हैं। हम फॉल्स नैरेटिव को भी सही बता देंगे, सही वाले को भी झूठ बता देंगे। ये हमारी पावर्ड है हिस्टोरियन ये करने के लिए। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। 1947 में कश्मीर समुदाय की जनसंख्या 77% इस्लामिक समुदाय से जुड़ी है। कोई दो राय नहीं है इसमें, 80 भी कहते हैं। परंतु फॉल्स नैरेटिव क्या था कि इस 77% के सामान्य ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे और अगर वो नहीं गए तो हिंदू इंडिया ने उनको बुला, डराया, धमकाया और उनको नहीं जाने दिया। तो फॉल्स नैरेटिव के दो पहलू हैं। 77% इस्लामिक समुदाय है, सच है, परंतु वो सब मुसलमान कश्मीर लेकर पाकिस्तान जाना चाहते थे। ये मैं आपको अपने लेक्चर के दौरान आगे बताऊंगा कि ये फॉल्स नैरेटिव कैसे बना। दूसरा, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद इतिहासकार जानते हैं कि शीत युद्ध शुरू हो गया। आज के युवा के लिए ये समझना मुश्किल होगा कि विश्व एक ज़माने में ऐसा था कि जिसका मन चाहा वो ज़मीन को हड़प लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर विश्व का चेंज हो गया है। चाइना में सिविल वॉर चल रही है। रूस माओ से तुंग के साथ जुड़कर उत्तरी चीन में कर रहा है। कुछ चीन के हिस्से के साथ अमेरिका जुड़ गया है। बगल में कोरिया, नॉर्थ साउथ कोरिया का युद्ध आ गया है। जर्मनी में बर्लिन जैसे प्राचीन शहर के बीच में भी दीवार बना दी। तो ये वो युग है जब किसी की जमीन को हड़पना, अपने में मिलाना एक सामान्य सी बात थी। विजय, अगर आपके पास ताकत है तो आप कर सकते हैं। कश्मीर का इससे क्या ताल्लुक है, आप पूछेंगे। कश्मीर ना केवल भारत का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था,
परंतु कश्मीर की जो लोकेशन है वो बड़ी विचित्र लोकेशन है। वो 3 देशों के साथ जुड़ी हुई है और तीनों देश इस शीत युद्ध का लहर किसी न किसी रूप में है। 10 दिसंबर 1947 को ट्रिब्यून का एक लेख आता है, जिस लेख में यह कहा गया, मोस्ट एक्साइटिंग एंड इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इंटरनेशनल अटेंशन, ब्रिटेन हैज बिल्ट इनविजिबल फ्रंटियर्स अगेंस्ट द सोवियट्स एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ दैट। अर्थात ब्रिटेन ने 1945 के बाद, ब्रिटेन 1945 के बाद ब्रिटेन क्या है? वो खोखला हो चुका है। 500 मिलियन पाउंड्स का उस पर कर्ज है। वो अपनी उपनिवेशवाद जो कॉलोनीज है उनको संभाल नहीं पा रहा है। अभी कुछ दिन बाद मेरी एक पुस्तक आ रही है पब्लिकेशन डिवीजन से, इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियाज पार्टीशन। मैं उसमें यह प्रश्न उठा रहा हूं कि हमने इंग्लैंड को, ब्रिटेन को यह अधिकार क्यों दिया कि वो भारत के, इसी ब्रिटेन तो खुद ये वो हो गया ना कि नंगा कपड़े नहीं है, नंगा भिखारी बर्तन मांगे खड़ा, उसको आइए हमारे ऊपर जज बैठिए आप। हमने इंग्लैंड को जज बनने का अधिकार क्यों दिया? पैलेस्टीन, लिबिया, दुनिया जहां की कॉलोनीज हैं, संभाल नहीं पा रहा है। उसी में हम एक कार्टून का प्रयोग मैं उस पुस्तक में किया है कि जैसे शतरंज के बोर्ड पर चेस खेला जा रहा है, ये भारत को यहां रख दीजिए, उसको ऐसे कर दीजिए, उसको वैसे कर दीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत का भविष्य इंग्लैंड में डिसाइड हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी देखिए आप। हमने तो इंग्लैंड को इंग्लिश वासियों को हमने तो दुश्मन मानकर कहा था जाइए। आखिरी 3 साल का इतिहास देखिए 45 के बाद आप। मैं अपनी आने वाली पुस्तक में ये चित्र दिखा रहा हूं, भोज हो रहे हैं, लंबे लंबे मीटिंग्स हो रही हैं, डांस हो रहे हैं। तो कश्मीर का, जैसे मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को 45 के बाद अगर आप देखें, कश्मीर को तो सोवियत यूनियन जो उस समय यूएसएसआर है उसके विरुद्ध एक अड्डा बनाए जाने की प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया में लेख छप रहे हैं, इंग्लैंड में लेख छप रहे हैं कि सोवियत यूनियन जो ये शीत युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध है, साम्यवादी तुले हुए हैं दुनिया को बांटने के लिए। साम्यवाद ताकतों को रोकने के लिए कश्मीर का एक अड्डा बनाया। ये मिसाइल तो जब तक आई नहीं है, पर मिसाइल का भविष्य में मिसाइल सेंटर बनाने की योजना डॉक्यूमेंट्स हैं कि कश्मीर तो एक अच्छा अड्डा बनेगा सोवियत यूनियन। सो ये प्रश्न जब आपके मन में उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन कश्मीर को क्यों इतना मिला, उसका उत्तर मैंने कुछ आपको समझाया है। इसका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमारी जनता से कुछ लेना देना नहीं है कि मुसलमान क्या चाहते हैं, हिंदू क्या चाहते हैं। मुसलमान जाना, 40 करोड़ मुसलमान तो आपके पास हैं। कश्मीर के मुट्ठी पर मुसलमान क्या करेंगे जाकर वहां? तो ये प्रश्न जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय टेंशन जो मिला, आगे भूल देखिए क्या करते हैं। इसी विडंबना क्या है, चाहे वो भारत का बंटवारा है, चाहे वो कश्मीर की समस्या है, हमने सारा कुछ अपनी बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में दे दी है। लॉर्ड माउंटबैटन मार्च 1747 में भारत आते हैं, 10 महीने यहां रहते हैं। मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय बताइए जिस पर लॉर्ड माउंटबैटन की मोहर नहीं है। चाहे कश्मीर सी फाइल्स, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण फाइल्स थी जो अभी तक अवेलेबल नहीं थी, मैंने उनको कोट किया है अपनी पुस्तक में, आज भी थोड़ा सा साइट करूंगा। लॉर्ड माउंटबैटन के कहने से बंटवारा हुआ, लॉर्ड माउंटबैटन के कहने से जनमत सिद्ध हुआ कश्मीर में। जनमत वो एक हिस्टोरिकल मीटिंग है, रात को 11 बजे राष्ट्रपति निवास पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वेट कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबैटन प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, हमारे प्रधान, आप जनमत करा लीजिए, सारा समस्या हल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में जाना, यूनाइटेड नेशंस में जाकर अगर आप उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डॉक्यूमेंट्स को उठा के देखिए, आप शॉक्ड हो जाएंगे। कई घंटे विरोध हो रहा है, ऐसे ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप अनुमान नहीं लगा सकते। यूनाइटेड नेशंस की भूल। 55 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान ने मांगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो पड़ा हो उस समय, आजकल तो 55 करोड़ कुछ भी नहीं है, उस जमाने में 55 करोड़ बहुत होता था। 55 करोड़ रुपया देने पर मजबूर कर दिया गया। वो भी माउंटबैटन का खेल है। पटेल साहब तो इस्तीफा तक दे देते, दिया नहीं पर लिख तो दिया था।
रिकॉर्ड्स बताते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, उनकी हैंड रिटन रेजिग्नेशन है वो इसी विषय पर। इसी अब इन मोड़ को जब आप बढ़ते हैं आगे, कई लोग कहते हैं देखिए पाकिस्तान के कबीलों ने आक्रमण किया, पाकिस्तान का सेना का कोई रोल नहीं था। ये कंप्लीट नॉनसेंस है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। इसी ये संभव नहीं है कि लॉर्ड माउंटबैटन जो गवर्नर जनरल बन गए हैं, दोनों कमांडर इन चीफ, मैसर्वी पाकिस्तान में, लोखाट भारत में, दोनों के दोनों उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके ऑर्डर्स उनके थ्रू जा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान सेना कुछ कर रही हो और लॉर्ड माउंटबैटन को पता ना हो। और यह भी संभव नहीं है कि लॉर्ड माउंटबैटन के पास कोई खबर है और वो उस समय की जो मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद बिना बात के खड़ा होता है, पर उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको पता नहीं था। तो ये सारा जो झगड़ा है, एक अगला नैरेटिव जिस पर मैं आना चाहता हूं, कश्मीर पर बहुत सा लिखा गया, शायद ही विश्व में किसी विषय पर लिखा गया हो जितना कश्मीर पर है। हजारों किताबें, जिस लाइब्रेरी में जाइए शेल्फ के शेल्फ भरे पड़े हैं। परंतु जो कश्मीर का जो ट्रू नैरेटिव है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पर। मैंने जो किताब मेरी आई, 8-10 साल मैंने घूमा कश्मीर की, एक लाइब्रेरी को मैंने छाना है, उसमें आपको किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन में कश्मीर की जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, उस लेगेसी का वर्णन नहीं मिलता है। 5-7 साल से ये प्रयास शुरू हुआ, माननीय अरुण जी ने एक सेंटर बनाया, हम लोग जुड़े उससे, देश भर में उस पर चर्चा हुई और ये नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। और मुझे बड़े फक्र से मैं कह सकता हूं ये नैरेटिव काफी हद तक आज सुधर गया है। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव में यह बताया जाता है जैसे कि कश्मीर का इतिहास तो 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ। कश्मीर के इतिहास को देखिए, 2500 साल पूर्व कश्मीर का वर्णन पैनानी के लेखों में मिलता है, एपिक्स में मिलता है। सबसे बड़ी बात, कश्मीर की जो मूल भाषाएं हैं, डोगरी हो, कश्मीरी हो, वो हमारी भाषाओं से जेनेलॉजिकल पूल, जेनेलॉजिकल पूल हम किसको कहते हैं भाषा का? जब कोई भाषा पैदा होती है उसकी रूट्स कहां कहां गई हैं। कश्मीरी हो या डोगरी हो, उसकी रूट्स हमारी भाषाओं से जुड़ी हुई हैं। यानी कोई सामान्य भारत की भाषा है, वो जैसे हम संस्कृत को मातृभाषा बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस, तो लाइक दैट कश्मीरी की जो भाषा, कश्मीरी हो, डोगरी हो, सारी की सारी हमारे जेनेलॉजिकल रूट्स, जो हमारा जो पेड़ का जो जड़ों का सिस्टम है, उसी से इवॉल्व हुई है। कश्मीर का जो योगदान है कश्मीरी साहित्य का, भारतीय साहित्य में अमूल्य योगदान है। टेम्पल आर्किटेक्चर, शारदा स्क्रिप्ट, ये सारा का सारा, संस्कृत तो एक तरह से फंडामेंटल जगह है जहां कश्मीर का अंदर ये पैदा होती है। ये नैरेटिव का पार्ट नहीं मिलता आपको। नैरेटिव कहां शुरू हुआ कि ये तो इसी ज्योग्राफी शुड नॉट चेंज। अगर कोई व्यक्ति, कोई मजबूरन, मैं आऊंगा, ये कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत आरोप है, मूल रूप से अनेक चीजें मैं अब सर्च करता हूं लंबा। इसी 1960 में कश्मीर का मूल कैरेक्टर क्या है? 1960 में बंगाल से एक व्यक्ति डॉक्टर DC चैटर्जी अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं। अमरनाथ यात्रा करके जो वो वापस आते हैं तो उन्होंने कश्मीर जर्नल एक प्रकाशित होता था, उसमें अपने अमरनाथ यात्रा का अनुभव लिखा। मैं कुछ लाइन्स उसमें से इंग्लिश में हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के फिर उसका अनुवाद मैं आपको करूंगा। DC चैटर्जी लिखते हैं इसमें, पहलगाम इज इन द हार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज शिवभूमि, द रेल्म ऑफ लॉर्ड शिव. Most of the surrounding places, lakes, meadows and hill peaks are named after the Lord. 4 miles from Srinagar is Pandrestan, which was the old capital of Kashmir founded by Emperor Ashok. इस प्रकार का ये वर्णन है इस लेख में। For example, a little further is the site of the ancient city of Avantipuram, founded by King Avantimaranu, who ruled Kashmir in the 9th century. A few miles ahead is Bihara, which is called the Kashi of Kashmir. यानी 8th 9th सेंचुरी में तो आपको वो सब काशी भी मिल रहा है। इसी सारे हमारे जितने देवी देवता हैं उनका कोई कश्मीर का पहाड़, कोई प्रमुख जगह, घाटी, वो किसी न किसी देवी देवता के नाम पर ये तो रखा। किसी ने कोई जाकर टपका तो नहीं दिया, ये तो सभ्यता है, नाम चलते आए, चलते रहे।
आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ 8th-9th सेंचुरी। 1909 में अंग्रेजों का जो गैजेट है, इसी ये इंपीरियल गैजेट है, और अंग्रेज क्योंकि बाहर से थे वो इन चीज़ों का महत्व समझ नहीं। 1909 के इंपीरियल गैजेटर में से मैं आपको 2-4 लाइन पढ़कर, ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कश्मीर की इन्वेजन, कश्मीर की परिस्थिति, स्थिति, समस्या अगर कहें तो उसको आप अलग कर नहीं देख सकते। आपको कश्मीर के विरासत, कश्मीर की लेगेसी के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। 1909 का गैजेटर क्या लिखता है कश्मीर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा इसको। The valley of Kashmir is holy land and everywhere one finds remains of ancient temples। यानी ये तो एक बहुत प्राचीन धार्मिक नगर है, हर मोड़ पर, हर जगह पर आपको यहाँ पुराने मंदिरों की बची हुई टूट फूट मिलती है। Called by the inhabitants of the, वो कहते हैं कि पांडवों तक का इतिहास, इसी we are going back around 5,000-6,000 years। The Kashmiri is unchanged, ये लाइन समझने वाली है। The Kashmiri is unchanged, warriors and statesmen came and went। कश्मीरी अनचेंज्ड है, योद्धा आए, सेनाएं आई, लुटेरे आए। इस्लाम केम इन अ स्ट्रॉन्ग वेव, इस्लाम बहुत शक्ति से आया। विच रो, इसमें आगे चलते हैं, बट क्लोज ऑब्जर्वर्स, परंतु अगर आप इस सारी समस्या को ध्यान से देखें, कश्मीर वहीं का वहीं है। कश्मीर का मुसलमान जरूर बन गया, पर वो तो जितना हिंदू है उतना ही वो मुसलमान है। ये इंपीरियल गैजेटर कह रहा है, जब कश्मीर की समस्या का कोई नाम धाम नहीं था जब तक। 1909 में इंपीरियल गैजेटर कहता है यहाँ के इस्लाम का, यहाँ के हिंदू धर्म का तो कोई अंतर नहीं है, ये तो एक ही है। इस्लाम तो नाम का, ये फैक्ट है। इसी अगर आपने ध्यान से कश्मीर को देखें, ये लगभग कुछ तरह, आज बाद में स्थिति बदल गई, वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। एक अगला नैरेटिव ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने भी क्वेश्चन किया है। कहा ये गया, अमूमन अब कश्मीर जब आप पढ़ते हैं आपको ये बताया जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय किया, महाराजा हरि सिंह ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, विलय किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। आप जानते हैं ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो सभी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किया, और कश्मीर का भी वो कोई अंतर नहीं है, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अन्य राज्यों ने किया और वही कश्मीर को करना था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। इसी दिस इज 21st ऑफ अक्टूबर। ये लेटर, ये मैं 21st अक्टूबर सीधा आ गया हूं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान के रोल पर, देन वी विल कम टू द इन्वेजन, या आई विल पुट इट द अदर वे। 21 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह के लिए एक पत्र लिखा जाता है। वो फाइल्स अभी रिलीज हुई हैं, शायद मैं फर्स्ट हिस्टोरियन हूं जिन्होंने इन फाइल्स का प्रयोग किया है। ये फाइल्स जवाहरलाल नेहरू पेपर्स के नाम से अब खुल गई हैं। आप में से कोई विद्यार्थी बिना अनुमति के जा सकता है। पहले इनको बहुत स्ट्रिक्टली कल्चरल मिनिस्ट्री के अधीन थी ये। इन फाइल्स का नाम ही जवाहरलाल नेहरू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन कश्मीर / सोनिया गांधी / सो एंड सो। तो ये फाइल्स पर एक्सेस, इस फाइल में एक डॉक्यूमेंट है। ये लेटर है 21 मार्च 1947 का। इस लेटर में माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, मेहरचंद महाजन जो उस समय प्रधानमंत्री हैं कश्मीर के, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं कि मेरा सुझाव आपको ये है कि महाराजा को कहिए कुछ रोज और विलंब करें अभी इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर। जो भी मैं ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं और फुल अथॉरिटी के साथ बता रहा हूं, इसमें कोई इधर उधर बात नहीं है, कि आप महाराजा हरि सिंह को सुझाव दीजिए कि अभी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर ना करें। ये जो विलंब है क्यों ना करें, क्योंकि उसी लेटर में लिखा है सही ये होगा कि शेख अब्दुल्ला साहब पूरी तरह से सत्ता में आ जाएं, वो प्रशासन की बागडोर संभाल लें। कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है कि शायद प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि डेमोक्रेटिक अफेयर हो, सिस्टम लगे कि हाँ शेख अब्दुल्ला तो लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने स्वीकृति दी है। विडंबना देखिए, 21 अक्टूबर को ये लेख है। अगले 3 दिन के अंदर इतनी हफड़ा धपड़ी मचती है, विमान जा रहे हैं, आ रहे हैं, हस्ताक्षर होना, ये हो रहा है। कोई किताब उठा लीजिए, सैकड़ों किताबें हैं, अनेक सिविल सर्वेंट्स ने लिखी हैं, अनेक लोगों ने लिखी हैं। वो जो घटनाएं, मिनट टू मिनट घटनाएं हैं, दिल्ली में मीटिंग हो रही है और
विमान जाए, क्या लेके जाए, पटेल साहब गुस्सा हो जाते हैं, भेजोगे कि नहीं भेजोगे कश्मीर को, इसी अनेक कहानियां, मैं उस पर दोहराऊंगा नहीं। देखने की बात क्या है, 21 अक्टूबर को तो हम चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर ना हो, विलंब हो, विलय हो। विलय का जो हस्ताक्षर होना है वो थोड़ा सा आगे कर दो, ताकि जब तक शेख अब्दुल्ला साहब सत्ता में आ जाए, 4 दिन के बाद हम उसी हरि सिंह को तरले कर भाग दौड़ कर हम उनसे हस्ताक्षर करा दें। ये पैराडॉक्सेस हैं जो आम सामान्य नागरिक को कश्मीर के संबंध में पता नहीं है। पहली खबर आती है 17 अक्टूबर को ट्रिब्यून में। मैंने बहुत कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उर्दू प्रेस का, हिंदी प्रेस का, इंग्लिश प्रेस का जो नहीं देखा है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं। पहली खबर कश्मीर के संबंध में इस महत्वपूर्ण आक्रमण की आती है 17 अक्टूबर, ट्रिब्यून में छपती है। उसमें हेडलाइन है, बहुत सारे कबीलों ने पूंछ पर आक्रमण कर दिया है। अमूमन नैरेटिव में यह बताया जाता है कि पूंछ के किसान महाराजा के विरुद्ध थे और इसलिए पूंछ में यह आक्रमण हुआ। यह टोटल नॉनसेंस है, यह डिबंक्ड थ्योरी है। कोई डॉक्यूमेंट इस बात को साबित नहीं करता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं 2-4 जो आप में से इंटरेस्ट रखते हैं। के.आर. पलटा का एक लेख है ट्रिब्यून में, 3 दिन लगातार वो आता है। के.आर. पलटा इंडियन नेशनल आर्मी के पूर्व कर्मचारी हैं और वो लिखते हैं कि मुझे तो आंखों देखी है, मैंने तो देखा कि पाकिस्तान की सेना ने कैसे तैयारी करी। माइकल ब्रेकर एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, जॉन बुल है, रसल हाइट है, किंग मार्टिन है, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर लोहिया, जिन्होंने बहुत लिखा है कश्मीर पर, बहुत विद्वान, बहुत विद्वत तरीके से उन्होंने लिखा है कश्मीर पर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया। हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड्स हैं कि जो आक्रमण हुआ, जिसका ट्रिब्यून ने 17 अक्टूबर को पहला वर्णन किया, इसमें हमें डिप्टी कमिश्नरों का रोल किया। मैंने डिप्टी कमिश्नर फाइल्स देखी हैं, किस डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि आपने क्या करना है। कोई किसी डिप्टी कमिश्नर को खाने का प्रबंध दिया गया, किसी को कपड़ों का प्रबंध दिया गया, किसी को ट्रांसपोर्ट का प्रबंध, यानी टोटली स्टेट स्पॉन्सर्ड एफर्ट है। मैं डिटेल से नहीं ज़्यादा जाऊंगा, टोटली स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट है। यहां तक कि कुछ पाकिस्तान की जेल से लोगों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? ताकि सेना में भर्ती। ये जो कश्मीर में जो हुआ 47 अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर के आखिरी दिनों में, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप भागते हैं जब कबीले, जब भारतीय सेना पहुंचती है, उस पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से बाद में आऊंगा मैं। अगर किसी महिला के, बहन के कांटे, अगर हाथ में चूड़ी है तो चूड़ी निकल नहीं रही तो बाजू काट ली। जब ये कबीले पकड़े गए तो उनकी जेबों से किसी महिला का पैर मिला, किसी महिला की हाथ मिली, किसी महिला का कान मिला, जेवर था कान में, काट निकालने का समय नहीं था, चाकू लिया, काट लिया। इस प्रकार के ये लोग थे। स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिया कॉलेज लाहौर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी ये भी एक भ्रम है, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है कि कश्मीर की समस्या, इसी एक्चुअली पाकिस्तान का जो परियोजना है, पाकिस्तान का जो प्लान है कश्मीर का, ये तो जून जुलाई में स्टार्ट हो चुका है। अनेक रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध है इस बात की कि हम लोग सो रहे हैं उस बात पर, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। पाकिस्तान तो पूरा प्रबंध कर चुका है। पहलगाम में टेंट्स लग गए हैं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के कम से कम 400-500 विद्यार्थी छुट्टी देकर उनको कश्मीर भेज दिया गया है कि आप गांव-गांव में जाकर और वहां प्रचार कीजिए, आप हमारे साथ आएं। ये इन्वेजन 47 अक्टूबर का जो इन्वेजन, ये प्लान बी था, ये प्रथम प्लान नहीं था। प्लान ए क्या था? प्लान ए तो ये था कि कबीलों को भेजिए, गवालों को भेजिए, भेड़ बकरी चुकाने वालों को भेजिए और वहां के सामान्य कश्मीरी नागरिक को पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार कीजिए। जब उनको ये एहसास हुआ, जैसे आज़ादी हुई, सितंबर के आसपास ये एहसास होना लगता है कि भाई ये कश्मीरी तो हमारी बातों में नहीं आएगा और हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये इन्वेजन पहला रूप इसका दिसंबर में होना था, दिसंबर 1947 में। ये अंग्रेज कमांडर्स की सुझाव था कि दिसंबर में करेंगे, श्रीनगर की हवाई पट्टी जो है उस पर बर्फ गिर जाएगी और भारतीय सेना के विमान, वही हुआ बाद में। सौभाग्य से वो बात कहीं लीक हो गई। ब्रिटिश कमांडर्स ने ये कहा भी ये तो गड़बड़ हो जाएगी और आप अक्टूबर में ही कर दो। अगर ये आक्रमण दिसंबर में होता तो हो सकता है कि कश्मीर का चित्र आज कुछ और होता, अगर वो हवाई पट्टी ऑपरेशनल ना होती। तो प्लान बी, इन्वेजन वाज प्लान बी। प्लान ए तो था वहां के लोगों को सुलझाना, अपने संग लगाना, जो संभव नहीं, वो नहीं हो पाया।
सी एक चीज और है, इसी सरप्राइज का एलिमेंट, अगेन अ फॉल्स नैरेटिव कि अचानक हुआ, भागा भागी हो रही, वो तो जुलाई से लगे हुए हैं, जून से लगे हुए हैं, अनेक समाचार पत्र बताते हैं, अनेक फाइल्स बता रही हैं, वहाँ मोबिलाइजेशन हो रही है। एक तो कबीले इसी जो जिस प्रकार का आर्मामेंट्स है, जिस प्रकार के हथियार हैं, जिस प्रकार के जो बारूद आ रहा है, ये कोई एकाएक नहीं इकट्ठा हुआ, कई महीने से ही तैयार हो रहा है। बट समहाउ वी वर इसी ये मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, कंप्लीट दोष पे नहीं दे सकता क्योंकि पंजाब में आग लगी हुई है, बंगाल में, बिहार में समस्या है, तो सरकार का ध्यान निश्चित रूप से पंजाब पर था। मारा मारी हो रही है, 3-4 लाख लोग मर चुके हैं। सरकार पंजाब को संभालने में थी, पर यह नहीं पता था कि कश्मीर में, तो इस सरप्राइज का एलिमेंट संभव है इस वजह से हुआ कि सरकार का ध्यान, सरकार की तवज्जो पंजाब की ओर थी, बंगाल बिहार की ओर थी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडर्स के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, अब हम थोड़ा सा मैं आपको ला रहा हूं इस ओर कि आम जनता का रिएक्शन क्या है। कृष्णा मेहता ने एक किताब लिखी 1954 में, केओस इन कश्मीर, छोटी सी पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तीनमूर्ति में उपलब्ध है। तो उसके पति को, उनके पति को वजीर वजारत लगाया गया मुजफ्फराबाद में। वजीर जैसे आजकल का डिप्टी कमिश्नर हम कहते हैं, उस जमाने में वजीर वजारत कहते थे, तो वो लगा गया। तो एक्चुअली पहला इंसिडेंट, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में ड्यूटी है, तो पहली घटना उनके पति के साथ घटी, जो इन महिला ने, कृष्णा मेहता जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखी और जिसकी टिप्पणी अपनी पुस्तक केओस इन कश्मीर में की। उनके पति समेत 23 सिपाही शहीद हुए उस दिन, और वो लिखती है कि किस प्रकार से ये बर्बरता से आते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा मैं आपको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब भारतीय सेना आने लगती है, तो जैसे जैसे भारतीय सेना उतरी, वो कहानी अनेक पुस्तकों में है, इतना समय नहीं होगा कि मैं एक इंसिडेंट को लूँ। मैं आपको सरसरे रूप से, भारतीय सेना आती है और वो जैसे जैसे कबीलों को पता चला कि सेना आ गई है, वो भागना शुरू करते हैं। अनेक कहानियाँ हमें मिलती हैं इस रूप में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये सैनिक भाग रहे हैं, आम कश्मीरी का क्या रोल है। बहुत आप अपने मन को, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता था, किसी ज़माने में क्लास में बताया करता था कि हिस्ट्री में अपने माइंड को उस घटना में ले जाइए, आप कोशिश करिए कि भी मैं वहाँ हूँ, उस दिन उपस्थित हूँ और क्या हुआ होगा। आप विजुअलाइज करिए, भारतीय सेना बागा बागी आ रही है और ये कबीले डर गए हैं और ये भाग रहे हैं। जैसे मैंने बताया, महिला उठा ली, उसके वस्त्र मिले, कुछ जो उठा रहे, परंतु इनमें डर है। और कश्मीरी नागरिक जो है, वो इसी कश्मीरी में नागरिक यूज का, कोई हिंदू मुसलमान कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी नागरिक है। कश्मीरी नागरिक मैदान में उतरकर भारतीय सेना की मदद कर रहा है। और उर्दू प्रेस में एक लफ्ज आता है, बचाओ फौज। बचाओ फौज यानी भारतीय सेना को, भारतीय सैनिकों को बचाओ फौज के लफ्ज से जाना जाता है। इनको भारतीय सेना नहीं कह रहे, बचाओ। बचाओ मीन्स हमारे सेवियर, ये लोग वो हैं। तो इसी ये जो नैरेटिव है, मैंने दुर्भाग्य से हमारे बीच से ही लोग लिखते हैं, रेप्स हुआ। इसी अगर आप ग्रास रूट प्रेस को पढ़ें, भारतीय सेना का स्वागत होता है। ये कश्मीरी गांव वाले लोग, कश्मीरी बहुत पीस लविंग आदमी है। कश्मीरी ज़्यादा चक्कर में हथियार उतूर के चाहे पड़ता नहीं था। पहली बार कश्मीरी नागरिक ने अगर हथियार उठाया है, वो इन दिनों में उठाया है जब वो भारतीय सेना की मदद के लिए मैदान में आते हैं। अनेक रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, अगर आप रुचि रखते हैं। कोई नेशनल पेपर, मेनली ट्रिब्यून में अनेक गाँव की कहानियाँ हैं। एक बंदीपुर गाँव है श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर। बंदीपुर में 7 इन कबीलों को भागते भागते गांव के लोगों ने पकड़ लिया। उस इंसिडेंट का जो रिकॉर्ड है, वो ट्रिब्यून की पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। फिर एसपी, जो एएसपी कंसर्न उस एरिया का, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जम्मू आर्काइव्स में। वो क्या हुआ कि 7 कबीलों को पकड़ लिया और सारे गांव के हिंदू मुसलमान सिख भी हैं उस एरिया में, सारे बैठ गए और वो बीच में खड़े। और जैसे वो एक पिक्चर आई थी बहुत ज़माने पहले, रोटी हमारे ज़माने में आई थी, जिसमें पत्थर मारते हैं, तो उस प्रकार का सीन वो रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है। उन पाकिस्तानियों ये जो इसको बंद ही कर दो यार थोड़ी। एनीवे,
सो ये जो आम जनता के मन में है, कृष्णा मेहता लिखती है कि जब किसी हिंदू या सिख के घर पर आक्रमण हुआ तो वहां के जो गांव के लोग हैं, जिस प्रकार से वो लोग सामने आते हैं उनकी मदद करने के लिए, उसका वर्णन हमें अनेक रिकॉर्ड्स के अंदर मिलता है। नाउ आई एम कोटिंग फ्रॉम कृष्णा मेहता, नहीं सॉरी, आर.एस. पटवर्धन। आर.एस. पटवर्धन मैं ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूं क्या? अच्छा, ज़्यादा ऊंचा बोल, मुझे वैसे माइक की जरूरत होती नहीं छोटे से ऑडियंस में ना, वैसे ही बोल लेता हूँ मैं तो एनीवे, इसी आर.एस. पटवर्धन सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर हैं। उनको कश्मीर भेजा गया कि भाई रिपोर्ट बना के भेजो, अनेक लोग जाते थे उस समय। तो आर.एस. पटवर्धन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा मैं सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए कि कश्मीरी इस आंदोलन का एक सिल्वर लाइनिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक लाभ भी हुआ कश्मीर को और हम भारत को। पटवर्धन क्या लिखते हैं देखिए, और मैं आपको सोशलिस्ट की बात बता रहा हूं, मैं कोई ऐसा इधर उधर नहीं जा रहा हूं ताकि इसमें कोई ये ना कहे कि जी ये तो पक्षपात वाली बात हो रही है। The raiders had proved a boom in disguise, a social revolution. Kashmiri Muslims who refrained from weapons and from joining the army have now lined up to join Home Guards. It gladdens one's heart to see a state with 80% Muslims fighting against Pakistan and proclaiming faith in democratic secular India. See, this report is 1948. यानी आम कश्मीरी जो है, ये बड़ा गर्व की बात है, हमारा दिल, हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए ये देखकर कि कश्मीर में कश्मीरी जनता जो है वो भारत के सेक्युलर ट्रेडिशंस, भारत की एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट जो है कि कश्मीरी मुसलमान तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जाए, दिस इज डिबंक, नो डॉक्यूमेंट इज सपोर्टिंग दिस, हालांकि बहुत कुछ इस पर लिखा जा चुका है। पीपल इन कश्मीर नो वेरी वेल, आगे लिखते हैं पटवर्धन, वेरी वेल दैट देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज हैव बीन सेव्ड। यानी ये क्या लिखा है इन्होंने कि हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए, कश्मीरी सामान्य नागरिक की जो सोच है, जो उसका रिएक्शन है इस घटना के बाद, और उसने किस, और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई व्यक्ति वो कितना भी अनपढ़ क्यों नहीं है, कॉमन सेंस, मैं तो अक्सर कहता हूं कि कॉमन सेंस हम पढ़े लिखों में कम होता है, सबसे ज्यादा कॉमन सेंस हमारे सामान्य जो ग्रामीण हमारे जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस होता है। उनकी छोटी छोटी बात में सैकड़ों सेंटेंसेस का एक लॉजिक होता है। मेरा तो ये कन्विंस्ड हूँ मैं तो कि रूरल साइक, जो रूरल कॉमन सेंस, एक किसान की सोच है, किसान का सरल तरीका जो है सोचने का, वो विद्वता से भरा हुआ है। तो ये कोई किसान इतना मूर्ख नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होता कि उसको अपना भविष्य नजर नहीं आता। सी, ये 47 में प्रश्न है आम कश्मीरी के सामने कि मेरा भविष्य कहां लाया करता है। पाकिस्तान इज अ टॉटरिंग स्टेट, अनेक लोग कहते हैं पाकिस्तान तो एक स्टेट इमर्ज नहीं हो चुका। तो कश्मीरी नागरिक जो है वो अपने भविष्य को, अपने आर्थिक भविष्य को, अपने सोशल पॉलिटिकल भविष्य को, अपनी सुरक्षा संबंधी भविष्य को कहां देख रहा है? वो इंडिया के अंदर देख रहा है। ये भी एक लॉजिकल फैक्ट है जो नॉर्मल तरीके से मतलब प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। एक डीप अनशेकेबल फेथ है। इसी कश्मीर की घटना में इतना बल क्यों दिया गया, इसका जवाब डॉक्टर लोहिया देते हैं। डॉक्टर लोहिया, अगेन मैंने कहा कि मैं एक पीएचडी थीसिस भी उन पर गाइड किया है। मेरा शायद डॉक्टर लोहिया से इसलिए ज़्यादा पढ़ ली क्योंकि हम लोग जो पीएचडी गाइड करते हैं तो स्टूडेंट से ज़्यादा हम खुद ही सीख जाते हैं उसमें। हम लोग स्टूडेंट को गाइड करते करते हमारा खुद का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। सी, डॉक्टर लोहिया रेजेज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू, इसी बेसिक इशू क्या है कि कश्मीर के नागरिक का ये रवैया क्यों था? कंटिगुअस है, ज्योग्राफिकल, इसी पार्टीशन का सिद्धांत क्या था कि किसी तहसील में अगर बहुमत जिस जाति जिस कम्युनिटी का है और अगर वो कंटिगुअस है, टू कंटिगुअस, यानी पाकिस्तान के साथ तो कश्मीर जुड़ा हुआ है, तो नेचुरल प्रोसेस था। परंतु फिर भी वहां की जनता ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान के इस सुझाव को, पाकिस्तान के इस प्रयास को ठुकरा कर टू नेशन थ्योरी को भी रिजेक्ट किया है।
समझे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अगेन आपको एक, मैंने आई हैव डेवलप्ड दिस आइडिया जनरली कि टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट डू आई मीन बाय टू नेशन थ्योरी, क्योंकि आप अलग धर्म के हैं तो हम अलग देश के हैं, ये कॉन्सेप्ट सामान्य भारतीय नागरिक ने ना 47 में स्वीकार किया था, ना उससे पूर्व किया था और ना आज करते हैं। कश्मीर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो टू नेशन थ्योरी को पाकिस्तान के निर्माताओं को ये चिंता हो गई थी, ये तो टू नेशन थ्योरी ही रिजेक्ट हो गई। सी ये जो डेस्परेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है कि टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट हो गई है, तो टू नेशन थ्योरी को बचाना है। विश्व के अंदर भी चिंता इसी बात की है, क्योंकि देखिए विश्व की भारत का समर्थी नहीं है। भारत एक इमर्जिंग पोटेंशियल, इसी साइज तो वही है ना, हम लोग कितने भी गरीब क्यों ना हो उस समय, हम लोग कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमारा शोषण कितने साल तक क्यों ना हो, पर साइज तो हमारा था, वो साइज ही आज हमारे काम आ रहा है। और अगले 10-20 साल के अंदर हम सेकंड थर्ड इकोनॉमी विश्व की बन जाएंगे। सेना तो हमारी चौथे 5वें स्थान पर पहुंच ही चुकी है। तो ये साइज मैटर करता है। उपनिवेशवादी ताकतों के लिए, उभरती हुई ताकतों के लिए ये जरूरी था कि भारत जैसे विशाल बड़े देश को छोटा छोटा कर दिया जाए। हो जाता, ये तो सौभाग्य था इस देश का कि नहीं हुआ, तो कश्मीर भी उसी बड़े एक सीन का पार्ट है। See, I'll just take another 5 minutes. जो कश्मीरी नागरिक ने जो एक संदेश दिया, मूल संदेश, जो हमें अपने नैरेटिव में, करेक्टेड नैरेटिव में जो हमें करना है, ICSR, IC, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल सोशल साइंस रिसर्च अनेक प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इस पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले एवेल्युएट किया लैंग्वेजेस पर, जिसके अंदर से मैंने टिप्पणी, जो मैंने जेनोलॉजिकल, मुझे नहीं पता था इस बात का, वो क्योंकि मैं उसका एग्जामिनर था उस प्रोजेक्ट का, तो मुझे इस नई चीज पता चली कि एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो कश्मीर को जो इस्लामिक कार्ड है, ऐसी कश्मीरी नागरिक ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को दुश्मन माना, ये बहुत क्रिटिकल है। इस सारे चित्र में आप अनुमान लगाइए कि पाकिस्तानी कमांडर्स को ये कहा गया कि भाई तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, कोई खाने की दिक्कत नहीं, कोई रहने की दिक्कत नहीं, वहां तो कश्मीरी तुम्हारे पीछे पीछे लगेंगे और तुम्हारी खूब मदद करेंगे। जब उन्होंने देखा ये तो खेल ही कुछ और है, ये तो हमारा विरोध ही कर रहे हैं। सी, दिस केम एज अ बिग शॉक। The rejection of the Islamic card is the essence of Kashmir in 47. See, बाद में मैं अभी जब खत्म करूंगा 5 मिनट और लेकर, I'll explain कौन लोग थे जिन्होंने नैरेटिव को बदला, कौन लोग थे जिन्होंने कश्मीरी आम जनता के आम मत को उन्होंने इस ढंग से पेश किया कि भाई ये तो आम जनता का विरोध है। इस्लामिक कार्ड को कश्मीरी ने 1947-48 में रिजेक्ट कर दिया है। जिहाद की कॉल, आप विश्वास कीजिए, उर्दू प्रेस, सी, अगर आपका कश्मीर में रुचि है तो अल्मा इकबाल लाइब्रेरी है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मैं बहुत महीने वहां काम किया है, वो भरा पड़ा हुआ है। मतलब इट इज अनथिंकेबल कि जिहाद की कॉल को किस तरह से रिजेक्ट किया, इस्लामिक कॉल को किस तरह से रिजेक्ट। तो पाकिस्तानी कमांडर्स के वायरलेस मैसेजेस हैं जो इंटरसेप्ट होते हैं कि भाई क्या करें, यहां तो हम लोग अकेले रह गए, यहां तो कुछ सुनने वाला नहीं है, यहां तो आपने तो कहा था सारा कश्मीर आपके साथ लग जाएगा, सो एंड सो दिस गोज ऑन लाइक दिस। नाउ यू सी, आई विल एंड बाय दिस, आई विल टेक 5 more minutes एंड देन आई विल शो यू सम स्लाइड्स। मैं 3-4 कार्टून्स लेकर आया हूं, तो बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको जो मैंने कहा है उसका निचोड़ उन कार्टून्स में है। मेरा ये मानना है कि एक अच्छी फोटोग्राफ, एक अच्छा कार्टून वो सारी कहानी कह देता है। हमें कई बार पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, एक कार्टून दिखा दो भैया, ये मेरा मानना है। और वो कार्टून, जो कलाकार, जो चित्रकार है, वो ऐसे जादू करता है कि आपको आगे कहने की जरूरत ही नहीं। अभी मैं 2 मिनट बोलता हूँ, ठीक। सी, मैंने जैसे आपको बताया कि आम कश्मीरी तो कश्मीर के विलय को हिस्टोरिकल प्रोसेस मान रहा था। हिस्टोरिकल प्रोसेस हम किसको कहते हैं? हिस्टोरिकल प्रोसेस वो होता है जो एक अपने आप में उग जाता है। बहुत सी चीजें हैं, मैं एक गांव में पैदा हुआ हूं, मेरा गांव मेरे
जहां मैं रहता हूं उससे 15 किलोमीटर दूर है। मेरी आत्मा, मेरा सोल, मेरी शरीर मेरे गांव से जुड़ा हुआ है, समझे ना। वहां मैं जाता हूं, अगर घर में कोई दाल भी बनती, दाल में से भी मुझे एक अलग सी खुशबू आएगी। तो हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है, वो हिस्टोरिकल प्रोसेस को आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो डिनाई नहीं कर सकते उसको आप। कश्मीर की हिस्टोरिकल लेगेसी भारत के साथ जुड़ी हुई। आप अंदाजा लगाइए 1200 साल पहले कहां से कोई चला, तमिलनाडु से चलते चलते, कभी श्रीनगर जाएं तो शंकराचार्य टेम्पल देखा आपने, उसी जगह देखिए, आप अंदाजा लगाइए 2000 साल पहले उस मंदिर वहां किसने सोचकर बनाया होगा। पैदल पैदल गए होंगे, कोई जहाज की तरह थोड़ी ना भी घंटे में पहुंच गए। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल लेगेसी को समझना बहुत जरूरी है। और कश्मीरी जनता का एक बहुत गलती हम लोग करते हैं कि वर्तमान को हम अतीत के साथ, पास्ट के साथ हम जोड़ देते हैं। यू कैन नॉट जज द पास्ट 47 बाय 2021। सो आम जनता उस जमाने में अपने आप को इस देश का अंग मान रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कहीं से कोई सोच कल्पना भी नहीं कर सकता 47-48 में कि एक दिन ये समस्या खड़ी होगी। ये समस्या कब खड़ी हुई? जैसे जैसे 47 में अगर आप डे टू डे इवेंट्स देखें, डे टू डे क्या आर टू आर इवेंट देखें फाइल्स में, आपको पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता वो परिवर्तन हो रहा है। जनता के इसी जो हम इलीट वर्ग है, मेरे जैसे लोग सूट टाई पहनते हैं, हमारे में एक बहुत क्षमता है। हम इलीट लोग जो हाईली एजुकेटेड, हाईली ट्रैवल्ड, हमारे में एक क्षमता है कि हम ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि भाई मैं तो अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो 10,000 मेरे गांव वाले भी हैं। हम लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव बनकर अपने आप को सामने करने में बहुत चतुर हैं। वी बिकम वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक ओपिनियन। 47-48 में क्या होता है, कुछ मुट्ठी भर लोग कश्मीर के इस नैरेटिव को अपनी जेब में डाल लेते हैं और वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि देखो, मैं भी 20 साल पहले शायद अंदाजा था कि कश्मीर ने जो विरोध किया वो शेख अब्दुल्ला साहब का उसमें रोल था। डॉक्यूमेंट्स कुछ और बताते हैं। अगर आप माइक्रो स्टडी करेंगे, लोकल प्रेस को पढ़ेंगे, लोकल प्रेस से मतलब ग्राउंड रियलिटी को पढ़ने के लिए आपको छोटे छोटे पत्र होते हैं, उनको खोजना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस है। पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान सेना के विरुद्ध जो रिएक्शन होता है 47 में, उसमें किसी के कहने से नहीं हुआ, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। स्पॉन्टेनियस मतलब अंदर से, सामान्य व्यक्ति के अंदर से आवाज आई कि भाई ये तो विदेशी हैं और ये हमारे दुश्मन हैं, इनको हमने भगाना है। इसमें किसी का रोल नहीं था। शेख अब्दुल्ला साहब को जो कश्मीर सौंपी गई, इतना उनको इंपॉर्टेंस दिया गया कश्मीर के नैरेटिव में, वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये इंप्रेशन बना दिया था कि भाई कश्मीर तो, ये जनता जो खड़ी हुई है ये तो मेरे कहने से खड़ी हुई है। ये गलत नैरेटिव है। कश्मीरी जनता, सामान्य जनता का, देखिए सामान्य व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था इन चीजों से। कंडीशनल मर्जर कुछ शर्तों पर विलय होगा। आजादी का मैंने हजारों डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कश्मीर पर, मुझे आजादी लफ्ज नहीं मिला 47 में। कोई कश्मीरी आजादी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। किससे आजादी? भारत का तो पार्ट है, भारत से क्या आजादी लेंगे? पाकिस्तान में वो जाना नहीं चाहते। तो कश्मीर 47 में जो इलीटिस्ट वर्जन है, जो हम देखते, आज का जो नैरेटिव है ये इलीटिस्ट वर्जन है। इसी मुस्लिम लीग का इतिहास थोड़ा गौर से देखिए आप। सामान्य भारत का मुसलमान तो 47 में भी बंटवारा नहीं चाहता था। मेरा गांव तो एक प्रमुख हिंदू मुस्लिम राजपूत गांव था। मेरे दादाजी बताया करते, हमारे बुजुर्ग बताया करते, कोई मुसलमान नहीं छोड़ के जाना चाहता था। तो कश्मीर के नैरेटिव में ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि भाई कश्मीर तो, अगेन एक मुस्लिम लीग के नैरेटिव को ध्यान से देखिए। मुट्ठी भर लोग, कौन लोग हैं? बड़े बड़े वकील हैं, आलीशान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लगता है कि भारत में ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ। एक लंबा डिफरेंट लेक्चर हो जाएगा, पर मूल बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आम कश्मीरी ने ना कोई आज़ादी से लेना था, ना उसको इस्लामिक फोबिया कुछ था उस ज़माने में, इस्लाम के चक्कर में है वो तो, और ना ही ये कंडीशनल मर्जर। इसी दिस कंडीशनल मर्जर
मूल शर्त क्या थी भी, ये कर दो, वो कर दो, झंडा कर दो, ये दुनिया जहान की कंडीशंस लगा दी। ये कंप्लीट नॉनसेंस है। इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडफुल ऑफ लीडर्स who made this into center stage. ग्रेजुअली वहाँ से हमारे मित्रों ने पकड़ लिया, बहुत से साम्यवादी इतिहासकार इसको उठाने लगे, पाश्चात्य इतिहासकार तो वेट ही कर रहे थे इस बात के लिए। एंड फाइनली वो कार्टून दिखा देते हैं, फिर खत्म करते हैं बात। हाँ, ये मैं अब दिख रहा है डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये रेडर है और ये महिला को, ये मेरा बनाया नहीं है चित्र, ये शंकर का है और 1948 का शायद ये। अब इसके अंदर मैं कुछ समझाने लगूंगा, कहीं अच्छे बेवकूफ आदमी, इनको हमें दिख ही रहा है। तो अगर कोई डाउट हो किसी को पूछिए, आपको क्या इसमें नजर आ रहा है? ठीक है सब? ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशंस हैं। नीचे कश्मीर लेटा हुआ है, वो महिला को दिखा रहे हैं, और ऊपर कदम कौन खड़े? रेडर्स। यानी कश्मीरी जनता तो प्लीड कर रही है, भैया हमें इनसे छुड़ाइए, हम अपना रास्ता पकड़े। ठीक है ना? ये सामान्य बात, इसी ये कॉमन परसेप्शन है कश्मीर की समस्या का 1948 में। ऑल राइट, एम आई क्लियर? ऑल नेक्स्ट अगेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चित्र को देखिए आप। ये स्वयंवर हो रहा है डॉक्टर साहब, ये ना, और स्वयंवर में माला सरदार पटेल जी को डाली जा रही है। सरदार पटेल जी उस समय भारत के विलय के प्रतीक हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। और ये कश्मीरी महिला है, यानी इस, और इधर कौन कौन खड़े हैं? इधर पाकिस्तान के लीडर्स हैं, पीछे स्टालिन खड़े हैं और कुछ अंग्रेज लीडर खड़े हैं आगे, ये लियाकत अली खड़े हैं बीच में। कमाल कर दिया है इस चित्रकार ने। उन्होंने कश्मीर की कंप्लीट चित्र को उन्होंने शो किया। पीछे शेख साहब खड़े हैं, पीछे महिला के, यानी कश्मीरी जनता भारत के साथ विलय चाहती है। और ये 2021 का व्यू नहीं है, 370 हटाने के बाद तो आप कुछ भी कर दीजिए, पर ये 370 से 70 साल पहले की कहानी है कि उस जमाने में भी यही चाहते थे, आज भी हम यही चाहते हैं। नैरेटिव को आप ऐसी तैसी कर दिए, वो हमारा दोष नहीं है। नेक्स्ट, ये सरप्राइज वाला, ये लियाकत अली साहब नेहरू जी के बहुत, आप जानते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों का अनेक किस्से हैं, इनकी इकट्ठा जाते थे। तो ये छुरा घोंपने वाली बात है, सामान्य कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसका। आगे नेक्स्ट दिखाइए। ये जैसे मैंने लेक्चर इस बात से शुरू किया था, कश्मीर इश्यू, ये कौन दिखा रहे हैं सामने? ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय विचार है, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया। विडंबना देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय संघ को बने कुछ ही मुट्ठी भर साल हुए हैं। कोरिया में झगड़ा हो रहा है, चाइना में झगड़ा हो रहा है, जर्मनी बट गया है, परंतु झगड़ा कश्मीर पर आ गया है सारा, लेना नहीं देना नहीं। तो मूल रूप से देखा जाए तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस के सामने गई वो हमारी थी। और अगर जब चली गई ये प्रॉब्लम, अगर आप पार्लियामेंट की बहसों को देखें डॉक्टर साहब, अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना विरोध हुआ यूनाइटेड नेशंस में इस इशू को रेफर करने के लिए। उनका भी लेना क्या है? अगेन उसमें लॉर्ड माउंटबैटन का बहुत बड़ा रोल था इस सारी घटना में। और कुछ है कि लास्ट है ये? और है, हाँ, ये अगेन ये तो एक सामान्य बात है कि पाकिस्तान का क्या रोल है। पाकिस्तान एक टॉटरिंग स्टेट है। टॉटरिंग मतलब जिसकी टांगें हड्डियां टूट गई हैं, दुर्बल हो गया है। और उनको रेडर्स को, ये खिड़की में जिना साहब हैं, कुछ ही समय बाद उनका देहांत स्वर्गवास हो जाता है। टीबी के मरीज थे, आप जानते हैं। और साथ में वो जो गोल से दिखाए वो लियाकत अली साहब हैं। वो ये कहते हैं, पढ़ा जा रहा है आपसे, कैन यू रीड इट उमेश? कैन यू सी? इसमें बेसिकली द इशू इज कि अगर हम ये नहीं करें, ये आउटलेट है रेडर्स का। आउटलेट मीन्स एक मूल प्रॉब्लम को दबाने के लिए आप दूसरी ओर आकर्षण कर दो। कबीलों का जो प्रॉब्लम नहीं संभाला जा रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान इज फेलिंग। कुछ ही समय बाद तो लियाकत साहब की हत्या ही हो जाती है। पाकिस्तान इज ग्रेजुअली ग्रोज टुवर्ड्स अ मिलिट्री स्टेट। तो उनके लिए कश्मीर की समस्या अपने आप थी ही, परंतु इट वाज मोर अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
सो ये कुछ 2-4 बातें जो मेरे मन में आई आपसे। फॉर्मल लेक्चर आप सबके हाथ में है, तो उसके अंदर आई थॉट आई जस्ट शेयर सम जनरल आइडियाज ऑफ दिस लेक्चर। इन बातों को कहकर मैं एक बार फिर ICHR के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस इम्पॉर्टेंट दिवस पर, इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के लिए योग्य समझा गया। आपका मेरे दिल से बहुत आभार है। धन्यवाद।